हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा। माय नेम इज आबा दुबे एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को यूपीटीजीटी मैथ्स क्लास ले रही हूं, जिसमें कि मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो था त्रिकोणमितीय। उसके हम 5 लेक्चर्स ले चुके हैं। आज 6 लेक्चर है एंड ये आपका लास्ट लेक्चर है। देन इसके बाद एक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके यूपीटीजीटी या फिर पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें। लेकिन आज जो लेक्चर का चैप्टर है तो लेक्चर बेस वाली चीजें आज खत्म हो जाएंगी। ये मेरा लास्ट टॉपिक है एंड टॉपिक का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, नाम से याद आ रहा है कि इसमें इनवर्स तो आएगा ही आएगा, है ना। एंड इसके अलावा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होगा। इसका मतलब साइन, कॉस, टेन, इस तरह की चीजें इसमें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसे और भी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अगर हम एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन के तौर पे कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी फलन है, मीन्स मान लेते हैं एफ कोई फलन है और उसका जो रिलेशन है ना, तो ये रिलेशन है कि वो एकाकी आच्छादक फलन है। एकाकी मतलब होता है जिसमें एक का रिलेशन एक के साथ ही होता है, उससे ज्यादा रिलेशन नहीं होता है। मीन्स इस वाले फंक्शन में अगर फंक्शन आपका एक्स का है तो उसका जो रिलेशन है वो वाई के साथ ही होगा। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये किस तरह का फंक्शन है, एकाकी आच्छादक फलन कहते हैं। एकाकी आच्छादक फलन ये है ना। तो इसका मतलब ये तो हो गया f के बारे में। अगर हम g की वैल्यू लिखते हैं तो हम g, अगर हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन g है तो इसका मतलब भी ये हो गया कि y के साथ भी इसका जो रिलेशन होगा वो x के साथ में होगा। क्योंकि इसको इस तरह से इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि g ऑफ y इज इक्वल टू x। इसका मतलब जितने भी y का जो फंक्शन होगा g के टर्म में वो सारा आपके x के बराबर हो जाएगा, जहां पर स्मॉल x जो है वो कैपिटल X को बिलोंग करता है। ठीक है ना। या फिर अगर आप लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा भी आपको सही लगे। तो इसका मतलब अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिख रहे हैं, इसका मतलब जो g की वैल्यू है, g को हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। और अगर ये चीज हो जाएगी, इसका मतलब g की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। f इनवर्स y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग को ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की निकालेंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा, जो कि आपका g के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है ताकि आप लोगों को किसी चीज की कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी आपको यहाँ से कोई भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ से आपको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ और भी मेंशन करना चाहें तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा भी आपका एकाकी फंक्शन होता है और जिसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में बिलोंग करती है। मतलब अगर हम इसको साइन इनवर्स x को लिखेंगे या फिर साइन x को लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में बिलोंग करती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी थ्योरम्स पर। ठीक है, थ्योरम्स पर देखते हैं कि क्या है। देखिए, थ्योरम्स इसकी ना बहुत सारी होती हैं। इतनी सारी थ्योरम्स है ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितनी यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है ना, लेकिन हम सभी को यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। बाई चांस अगर आप लोग से पूछी जाएगी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि एक ये लेते हैं कि हमें पता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, सॉरी रेशियोज होते हैं। तो जैसे साइन हो गया, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर कॉट है, सेक है और कोसेक है ना।
अगर इन सभी में इनवर्स लगा है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर साइन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ कॉस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ tan एक्स लिखा हुआ है, आई थिंक कुछ ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, एक मिनट हटा दे रहे हैं इसको, हम साफ सुथरा लिखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है तो वैल्यू आपकी सिर्फ एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक इनवर्स में एक सिर्फ साइन है, तो सीधी बात आप ये कह सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में कि साइन इनवर्स से कट गया तो सिर्फ एक्स बचेगा, है ना। ऐसे लिख लीजिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक्स के ही बराबर होगा, या फिर tan इनवर्स tan एक्स लिखा हुआ है तो भी वो एक्स आएगा। ऐसे ही सेक इनवर्स सेक एक्स होगा तो भी एक्स आएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स होगा तो भी सिर्फ एक्स आएगा, और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स होगा तो भी एक्स आएगा। एक तो थ्योरम ये कहती है, ठीक है ना। दूसरी थ्योरम ये कहती है कि अगर ये वैल्यू बाहर है, मतलब कुछ इस तरह से लिखा है साइन और फिर अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो भी वैल्यू आपकी एक्स ही आएगी। कॉस लिखा है कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो भी वैल्यू आपकी एक्स आ जाएगी, क्योंकि इनवर्स से वो चीज हट गई तो सिर्फ आपके पास एक्स ही बचेगा। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स भी लिखेंगे तो भी वैल्यू आपकी एक्स आएगी। ये थ्योरम हो गई। अभी इसके अलावा और भी थ्योरम है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली आप इनको लिख लीजिए तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ थ्योरम ऐसी भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस बाहर हो जाएगा और लिख दिया जाएगा सिर्फ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे कोसेक एक्स। इस तरह से भी लिखा जाता है। और भी इसके अलावा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और अगर यहाँ पे tan इनवर्स माइनस एक्स होगा तो ये भी माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर इसके अलावा हम ये कहते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब अगर इसको इस टर्म में लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स है, अगर कोसेक के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, चूंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो 1/x हो जाएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो ये भी अपोजिट किसका होता है, सेक का, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही अगर हम लोग tan इनवर्स एक्स का लिखेंगे तो इसको भी लिखेंगे हम लोग कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। अगर हम इसके अपोजिट को लेके चलते हैं, कॉट एक्स को लेंगे तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, मतलब इसी का रेसिप्रोकल जिसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें कोई भी माइन्यूट सा चेंज आएगा, बाकी इसके अलावा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे ज्यादा। सिर्फ x और 1/x में ही चेंजेस आएंगे, बाकी इसके अलावा इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यदि साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू थीटा है तो पूछा गया है कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो देखो हमारे पास लिखा है साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, मतलब अगर हम थीटा को इधर ले आए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कोसेक थीटा की, और कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है 1/sin थीटा, है ना। तो मतलब ये वैल्यू हो गई 1/, और साइन थीटा की वैल्यू 1/3 होती है, ऊपर गई तो हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a दे रखा है तो पूछा गया है कि cos a की वैल्यू क्या होगी। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे कि tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू अगर a है तो यहाँ से tan a की वैल्यू बेटा आ जाएगी 3/4। यहाँ तक तो कोई डाउट आई थिंक होगा नहीं,
ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर हम लोग निकालते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती थी सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम लोग टेन स्क्वायर ए की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, क्योंकि 3/4 का स्क्वायर किया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16 प्लस 9/16। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 25/16। इसका मतलब सेक ए को लिखेंगे अंडर रूट में 25/16। तो सेक ए की बेटा वैल्यू आ गई 5/4, क्योंकि अंडर रूट 25 5 का अंडर रूट होता है और 16 4 का होता है। लेकिन हम लोगों को वैल्यू किसकी बतानी है, कॉस ए की। और कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेटा कि 1/sec ए कर देंगे तो हमारे पास कॉस ए आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5/4, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। cos इक्वल टू 4/5 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके कुछ और थ्योरम्स पर। कुछ थ्योरम इस फॉर्म में भी लिखी रहेंगी जब किसी दो का सम होता है, मीन्स जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा तो इसकी वैल्यू भी π/2 के बराबर होती है। इसके अलावा अगर आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा तो इसकी वैल्यू भी π/2 होती है। एंड कॉट इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होता है तो भी ये π/2 होती है। सॉरी, कॉट इनवर्स एक्स नहीं, यहाँ सेक इनवर्स एक्स होगा। ओके, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि आपकी पूछी जाती है। इसके अलावा हम कुछ और चीजों को यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। इन सारी चीजों को इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि इन सारी चीजों की आपको आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। याद करिए कि एक फॉर्मूला होता था tan a प्लस tan b का, तो उसमें क्या होता था tan a प्लस tan b, है ना। तो यहाँ पे a और b लिख लिया अपॉन 1 माइनस ए बी, ऐसे होता था ना 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे tan a tan b की जगह xy हो गया, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स आ जाएगा, बस ये होगा चेंज, ठीक है ना। वहां पे सिर्फ tan a tan b का फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये तभी के लिए है जब x और y सिर्फ दो टर्म है। बाई चांस अगर यहाँ पे दो के बजाय 3 टर्म होते, मतलब ऐसे लिखा होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, 3 चीजें अगर लिखी होती तो इसको क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ लिखेंगे बीच में tan इनवर्स। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, तीनों का मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह से भी हम इसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये भी एक फॉर्मूला ही बन जाता है। एंड जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा, अगर यहाँ पर माइनस में लिखा होता तो ये भी वही फॉर्मूले की तरह होता कि यहाँ पे tan इनवर्स हो जाता है, यहाँ हो जाता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आप लोग को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम लोग को वैल्यू बतानी है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। मतलब अभी मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स एंड यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1/2 है, y की वैल्यू कितनी है 1/3 है। यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम,
तो यहाँ हो गया 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2। ऐसे नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगी 6 - 1/6। यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा बेटा सिर्फ tan इनवर्स 5/5। 5/5 का मतलब 1 हो गया। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? tan इनवर्स 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन चूंकि इसे tan में ही लिखेंगे तो इसे tan π/4 लिखेंगे। बाई चांस किसी बच्चे को नहीं पता है कि 45 को पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको तरीका है इसका कन्वर्ट करने का कि इसको हम लोग डिग्री से उसमें बनाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर करेंगे इसे तो 9 5 = 45, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इस तरह से 45 डिग्री को हम लोग π/4 लिखेंगे। tan इनवर्स tan से कट जाएगा तो सिर्फ आपके पास बच जाएगा π/4 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? ये आप इस तरह से इसको तो आप नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? इस तरह से हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे और आपका जो π/4 है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। π/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। देखो इसमें दो मेथड लगा सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, फिर जब वो आएगा तो तीसरे वाले को लेके सॉल्व कर लीजिएगा, और या फिर तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, जो कि अभी मैंने इससे पहले आप लोग को यहाँ पे डिस्कस किया था tan इनवर्स x वाला। यहाँ एक मिनट में दिखा दे रही हूँ। ये था फॉर्मूला जिसमें लिखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z होता है, तो उसकी वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx होती है। ठीक है, तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आप लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला वही सेम यूज कर लीजिए। हम भी उसी को लेकर कर लेते हैं, ज्यादा सही है। x की वैल्यू लिखिए 1/2, y की वैल्यू लिखिए 1/5 एंड z की वैल्यू लिखिए 1/8। फॉर्मूला क्या होता था? tan इनवर्स होता था, लिख लिया tan इनवर्स। उसके बाद में होता है x प्लस y प्लस z, मतलब 1/2, 1/5, 1/8 का एडिशन माइनस xyz का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद नीचे डिवाइड में चले गए 1 माइनस xy, तो ये हो गया xy माइनस yz लिख लिया, माइनस zx, तो यहाँ पे zx भी लिख लिया। ठीक है ना? अब इसको करेंगे सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम लेते हैं 5 2 = 10 एंड ये हो गया 8, मतलब 5 8 40 एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो अगर हम यहाँ पे 40 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस 8 प्लस 5। ठीक है ना? फिर उसके बाद में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लेते हैं। फिर ये लिखा हुआ है 1/, ये हो जाएगा 5 2 = 10 और ये हो गया 80। ठीक है ना? अब फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1/10 1/40 1/60। ठीक है ना? अब देखो, अभी फिर इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो आपका आंसर आने वाला है नहीं। ठीक है ना? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 40 और 80 का एलसीएम आप डायरेक्टली 80 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो 28 और प्लस 5 कितना होता है? 28 प्लस 5 कितना होता है? 33। 33 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 66 माइनस यहाँ हो जाएगा 1,
फिर यहाँ करेंगे डिवाइड का साइन लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा 40 60, तो इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका कुछ भी मतलब ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 320 लेते हैं अगर एलसीएम, तो ये हो जाएगा 320 माइनस 10 से कट गया तो ये 32 बचेगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 सॉरी 20, ठीक है ना। अब इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 66 माइनस 1, तो 66 माइनस 1 हो जाएगा 65। यहाँ लिख लेते हैं tan इनवर्स 65 अपॉन 80, फिर माइनस का साइन लगाते हैं एंड फिर नीचे वाली वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं। ये आपकी वैल्यू लिखी हुई है, डायरेक्टली पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। 320 माइनस 32 माइनस 8 माइनस 20 है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो 32 और 8 मिलके हो गया 40, 42 60, तो 320 में से डायरेक्टली 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 260, मतलब ये हो गया 260 अपॉन 320। यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू कैंसिल हो गई, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 65, यहाँ नीचे हो गया 80, यहाँ हो गया 26, यहाँ हो गया 32। सॉल्व करते हैं इसे। 65 और 32, कुछ आई थिंक गड़बड़ हो रही है क्या इसमें? हमें तो सही लग रहा है। और अभी आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा कटता है, ठीक है ना। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 65 जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा 5 से। अगर हम 65 को 5 से कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 13, और अगर हम इसको भी कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा 16 2 जा ये होता है एंड 13 2 जा ये होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1, मतलब 1 हो गया। 1 का मतलब अभी मैंने बताया था कि ये होता है tan π/4, और tan से tan कट गया तो सिर्फ आपके पास बच गया π/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। π/4 यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए ये आपको करने इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हम कुछ और थ्योरम की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास लिखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की लिखेंगे तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स x, एंड इसके बाद में यहाँ लगता है ब्रैकेट, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। चूंकि यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, y लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस के फॉर्म में होती तब क्या होता? कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे वैल्यूज जो है ना वो उसी फॉर्म में लिख दी जाती एंड माइनस के साथ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब माइनस में अगर करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, प्लस की वैल्यू को लेके करेंगे तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। जितनी भी बची हुई थ्योरम्स है उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग के पास एक कंटेंट तैयार हो जाएगा और आप लोग उसको एक जगह पे ही याद कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की बात करते हैं, क्योंकि tan वाले हमने दोनों बता दिए हैं, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी, साइन वाले बता दिए, कॉस का ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, बस जहां पे माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, बाकी किसी भी वैल्यू में कोई भी फर्क, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इन फॉर्मूलों को भी लिखते हैं। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 को इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स में लिखना है, मतलब tan के फॉर्म में उसको आप क्या लिखेंगे। देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया है जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आपका क्या था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, फिर यहां हो जाता है x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक मिनट, 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड फिर यहाँ प्लस है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू बेटा कितनी है 4/5 और y की वैल्यू कितनी है 5/13। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह हो गया 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 25/169 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5/13 हो गया, अंडर रूट में 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, यहाँ पर अगर हम 169 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 तो हो गया 144, 144 होता है 12 का अंडर रूट और 169 होता है 13 का अंडर रूट, प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे तो 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9 जो कि होता है 3 का, और ये हो गया 25 जो कि होता है 5 का। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एंड इसके अलावा जो वैल्यू लिखी है आपकी 4/5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 48/65 प्लस, अब आगे देखते हैं 15/65। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 48 प्लस 15, तो 48 प्लस 15 होता है 63/65। ये तो हो गया टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, लेकिन हम लोग को tan में चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम इसको कुछ ले लेते हैं, मान लो a ही मान लिया, तो यहां से हमारे पास में साइन a की वैल्यू कितनी आ गई, साइन a की वैल्यू हो गई 63/65। तो इसका मतलब साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक a का, तो कोसेक a की वैल्यू हो गई 65/63, है ना। यही तो होता है ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन a का रेसिप्रोकल कोसेक a होता है, तो इस फॉर्म में लिख लिया। लेकिन हम लोग को टर्म्स में चाहिए था tan इनवर्स के, लेकिन tan किसका अपोजिट होता है, कॉट का होता है, तो tan अगर कॉट का होता है तो एक हम लोग का रिलेशन था कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता था। अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर a की वैल्यू निकालते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, इस फॉर्म से हम उसको निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं कोसेक स्क्वायर है मतलब 65/63 का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए बराबर 65/63 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। 65 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही लिख लिया 63 का स्क्वायर अपॉन 63 का स्क्वायर, ये लिख लिया। तो यहाँ से सॉल्व करने पर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए एक मिनट, कॉट स्क्वायर ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस के साथ एक बार लिख लिया माइनस के साथ, और नीचे 63 का स्क्वायर हो गया, तो 65 प्लस 63 होता है 128 और ये हो गया 2,
नीचे हो गया 63 का स्क्वायर। अगर हम लोग 128 इंटू 2 लिखते हैं तो 128 इंटू 2 होता है 256 अपॉन 63 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉट ए की वैल्यू लेंगे तो अंडर रूट 256 मतलब 16 का होता है, और 63 का स्क्वायर वो तो सिर्फ 63 हो ही जाएगा। ये हो गया आपका कॉट ए के फॉर्म में, लेकिन हम लोग को आंसर चाहिए था tan के फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ से कॉट ए बराबर 16/63 लिखा है, 16/63 लिखा है, तो tan ए का मतलब हो गया 63/16 हो गया। हमें यहाँ से tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, तो tan इनवर्स हो जाएगा 63/16। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस वाले ये क्वेश्चंस है नहीं, तो अभी जब ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसमें आप इसको टिक लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। ठीक है ना, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, तभी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला गया है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू पाई/2 दे रखा है। तो हम लोगों को वैल्यू बतानी है कि पाई/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो इसको अगर हम अलग अलग लेकर सॉल्व करते हैं तो ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 5/x को हम लोग लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद में साइन इनवर्स 5/x को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन इनवर्स x के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये हो गया कॉस इनवर्स 12/x, है ना। इसको हम अगर हम इसको अभी तो ये कुछ बना नहीं सकते हैं, अभी तो यहाँ बनेगा भी नहीं। ठीक है, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम इसकी इधर ले आते हैं, मतलब अदर साइड ले आते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 बनाने की बजाय इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो यहां से साइन इनवर्स 5/x की वैल्यू भी थीटा आ जाएगी, और यहां से कॉस इनवर्स 12/x की वैल्यू भी थीटा आ जाएगी। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/x, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 12/x। हम लोगों को वैल्यू किसकी चाहिए थी, हम लोगों को वैल्यू चाहिए x की, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ x की वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम इसके लिए फिगर बनाते हैं, देखिए ये होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कर्ण की वैल्यू है ना वो फिक्स है, वो कितनी दे रखी है x। तो ये कर्ण हो गया, यहाँ पे ये हो गया एंगल थीटा, ये 90 डिग्री लिखा है। लंब आपके पास लिखा है 5, आधार आपके पास दे रखा है 12। तो चूंकि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, वो आधार का स्क्वायर और लंब की जो भी आपकी लंब की लंबाई होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर है x², आधार आपके पास 12 का स्क्वायर है, ये आपके पास 5 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 144 प्लस 25, मतलब ये हो गया 169। अगर ये वैल्यू आपकी 169 है, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई अंडर रूट 169, मतलब x की वैल्यू 13 आ गई। और यही आपको चाहिए था। उन्होंने पूछा था कि आपकी जो 13 मतलब x की वैल्यू है वो क्या होगी, तो x की वैल्यू आपने बता दी कि x की वैल्यू 13 हो जाएगी। इस तरह से हम इस वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखने में बहुत लेंदी लगते हैं, बट उनका सोल्यूशन बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी टाइप का होता है। इसलिए बस आपको माइंड लगाने की जरूरत है, बाकी इसमें आप लोग को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगी। बाय चांस अगर किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है तो वो नेक्स्ट क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री की PYQ करवाई जाएगी उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चूंकि इसमें MCQ है तो उसमें आप लोग अपनी तरफ से भी करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।